हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड एट दी सेम टाइम काफ़ी यूज़फुल भी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एडवेंचर 390S को परचेज़ करने का सोच रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जिनके पास करंटली एडवेंचर 390S है। तो दोस्तों मैंने अपनी बाइक को परचेज़ करा था 18 मार्च 2025 को और उसके बाद लगभग एक महीना मैंने बाइक को राइड करा, जिसमें मैंने 600 किलोमीटर बाइक को चलाया था। और उस एक महीने में ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी थी बाइक के अंदर, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और वो जो प्रॉब्लम्स मैंने आप लोग को बताई थी ना, तो अब अपना सिर्फ इतना सा टारगेट था वहाँ से कि कैसे उन प्रॉब्लम्स का ना सॉल्यूशन ढूंढा जाए, चाहे वो अपने लेवल पे हो, चाहे हमें सर्विस सेंटर से ऑफ़र हो। तो तब से लेके अब तक ना बाइक की फ़र्स्ट सर्विस भी हो गई है और उसके बाद 1000 किलोमीटर और भी मैं चला चुका हूँ, मतलब ओडोमीटर पे भी 1600 किलोमीटर्स की रीडिंग है। तो इतना टाइम मुझे हो चुका है और इस टाइम में ना मैंने जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मैं फेस करा था, उन सब का सॉल्यूशन मैंने ढूंढा या मुझे सर्विस सेंटर से प्रोवाइड हुआ। और अब अपनी बाइक ना टोटली एकदम मतलब परफेक्ट हो चुकी है और जो राइडिंग एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो ज़्यादा देर नहीं लगाता, आपके साथ सारी प्रॉब्लम्स शेयर करूँगा एंड एट दी सेम टाइम उनके जो सॉल्यूशंस मैंने अपनी बाइक में इम्प्लीमेंट करे ना, जिसके बाद मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस बेटर हो गया, तो वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वन बाय वन सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, सो दैट आपको भी एक आइडिया लग जाए और फिर जो भी आपका प्लान है ना कि आपको बाइक परचेज़ करनी है या नहीं करनी, तो आप उसमें डिसाइड कर पाएँ। तो ज़्यादा देर नहीं लगाते, चलते हैं सीधा। और अगर बात करें सबसे पहले, तो मुझे प्रॉब्लम आई थी भाई अपने फ्रंट डिस्क में। तो दोस्तों इसका सीन क्या था कि मैं बाइक चला रहा था और जब भी मैं ब्रेक लगाता था ना, ब्रेक अप्लाई करता था या गड्ढे में बाइक जाती थी, तो काफ़ी ज़्यादा एक वियर्ड सी नॉइज़ आती थी। तो इस चीज़ को लेकर मैं सर्विस सेंटर गया था और उनको मैंने ये प्रॉब्लम बताई, उनके साथ डिस्कस करी। तो उसके बाद उन्होंने ना फ्रंट में देखा कि क्या सीन है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पॉसिबली। तो और ये सब चेकआउट करने के बाद ना उन्होंने मेरे को बताया कि मेरी बाइक में जो फ्रंट डिस्क है ना, जो रोटर है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और वो रिप्लेस होगा। और इसके बाद ना फिर उन्होंने एक कंप्लेंट खुद ही अपने बिहाफ पे रेज़ करी थी और उन्होंने बोला था कि जब भी स्टॉक अवेलेबल होगा तो वो मेरे को बता देंगे और मैं उसके बाद इसे रिप्लेस करवा लूँगा सर्विस सेंटर जाके। बट उसके बाद हुआ क्या कि जो अपना ये रोटर है ना, ये चेंज नहीं हुआ और इन दी एंड सीन सिर्फ इतना था कि कुछ सस्पेंशन की सेटिंग्स ऑफ थी, जिस वजह से बार बार एक वियर्ड सी नॉइज़ आती थी। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो क्लिक्स है ना, इनको कुछ अपने अकॉर्डिंग मैनेज किया था, मतलब इसमें कुछ चेंजेस करे थे। और इन दी एंड फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो वो वियर्ड सी नॉइज़ आ रही थी ना भाई, वो टोटली चली गई, मतलब कंप्लीट ख़त्म हो गई, जैसे कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो इस तरीके से ये रहा और उन लोगों को पता नहीं था, मे बी आई थिंक कि रोटर में प्रॉब्लम है या फिर वो डायग्नोस नहीं कर पाए प्रॉपरली। बट इन दी एंड जो अपनी प्रॉब्लम थी ना, जो वो वियर्ड सी नॉइज़ आ रही थी, वो चली गई। तो इस तरीके से तो दोस्तों ये वाला सीन था जो अपना बिल्कुल ठीक हो गया। बट बीच में ना मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि भाई रोटर चेंज होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, पता नहीं यार सही परचेज़ है या नहीं है, कहीं मैं फंस तो नहीं गया। क्योंकि इस तरीके की थॉट्स जनरली आती हैं जब आपने नई बाइक ली हो और आपकी तरफ से कोई भी फॉल्ट ना हो और फिर भी इस तरीके की दिक्कत आए। तो ये तो दोस्तों पहली प्रॉब्लम थी और उसका सॉल्यूशन। और उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम थी ना दोस्तों, वो थी हमारी सीट की। आप देख सकते हो सीट काफ़ी ज़्यादा पतली थी और मैंने इसमें आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाई है, कुछ चेंजेस करवाए हैं, जिसके बाद सीट अब काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने R15 पे लद्दाख किया था, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो जब R15 पे मैं राइड कर सकता हूँ और मुझे तब कोई दिक्कत नहीं आई, बट एक ऐसी बाइक विच इज़ डिज़ाइन फॉर लेह लद्दाख, मतलब इसी तरीके की टेरेन में चलने के लिए, उसकी सीट में मुझे प्रॉब्लम फील हो रही थी। तो जेन्युइनली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीट में कमी थी। और काफ़ी सारे लोग हैं भाई जिन्होंने सीट में मॉडिफिकेशन चेंजेस करवाए हैं, क्योंकि उनको जेन्युइनली दिक्कत लग रही थी। और जिन लोगों को दिक्कत नहीं फील हो रही कि भाई ठीक है वो स्टॉक सीट में ही कंफर्टेबल है, तो डेफिनेटली भाई वो उसी में ही चलाएं। एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब जो जहाँ जैसे कंफर्टेबल है भाई उस तरीके से सीट में चेंजेस करवाओ और अपना जो राइडिंग एक्सपीरियंस है ना उसे बढ़िया बनाओ, ख़राब मत होने दो किसी भी तरीके से। तो दोस्तों ये तो दूसरा सॉल्यूशन है जो मैंने सीट में चेंजेस करा है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की प्रॉब्लम पे। तो दोस्तों जो तीसरे नंबर की प्रॉब्लम थी वो था हमारा डिस्प्ले में जो फ्यूल रेंज एरर आ रहा था। जैसा भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं अगर यहाँ पे चेक करता था ना कि फ्यूल रेंज कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे भी 240 किलोमीटर्स लिखा आ रहा है, तो जब मैं पेट्रोल फिल करवाता था तो उसके बाद क्या होता था कि ये रेंज ना अपडेट नहीं होती थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती थी अपडेट होने में। तो इसके लिए भी मैंने उन्हें बताया था और उन्होंने जब अपने फ़ोन से इसे कनेक्ट करा तो उन्होंने बताया कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच है और उन्होंने अपडेट करा और तब से लेकर अब तक दोबारा कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। तो ये भी मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। और दोस्तों बात करें अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की जो मुझे फेस करने को मिल रही थी और विच इज़ अ रियली मेजर वन, जो और भी काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न है, वो है फुट पैक वाइब्रेशंस।
तो दोस्तों कुछ लोगों को लेफ़्ट साइड के फुट पैक पे वाइब्रेशंस फील हो रही थी और काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिनको राइट साइड के फुट पैक पे वाइब्रेशंस फील हो रही थी। तो दोस्तों देखो सीन इसका कुछ ऐसा है कि जब मैंने स्टार्टिंग में बाइक को परचेज़ करा था और 2-4 दिन मैं बाइक चला रहा था, एट दैट टाइम आई वॉज़ वेरी हैप्पी और मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि किस तरीके से वाइब्रेशन फील हो रही है या क्या है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 60-70 की स्पीड से ऊपर बाइक को चलाया ही नहीं था। बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे मैं बाइक को 100 तक लेके गया तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि आफ्टर 70 एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक 75 से 100 के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस है जो फुट पैक पे मुझे फील हो रही थी। तो आई वॉज़ लाइक कि भाई क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। और उस टाइम पे एक बार ऐसा भी हुआ था कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि पैरों में चींटियाँ काट रही हैं। तो मैं थोड़ा सा ना मतलब परेशान सा हुआ उस टाइम। और दोस्तों वहाँ से बस फिर अपना एक ही टारगेट था कि कैसे ना कैसे करके वाइब्रेशंस को ख़त्म किया जाए या एटलीस्ट इतना कम कर दिया जाए सो दैट हमारा जो राइडिंग एक्सपीरियंस है ना वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और फिर वहाँ से मैंने एक ही काम करा कि बाइक को मैंने कंटिन्यूसली चलाया आगे। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जितना ज़्यादा मैं बाइक को राइड कर रहा हूँ ना उतना ही मतलब वाइब्रेशंस का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी बात थी। और फिर जब अपने 1000 किलोमीटर पूरे हो गए थे और मैंने बाइक की सर्विस करवाई तो वहाँ पे जो भैया सर्विस कर रहे थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम बाइक की डिलीवरी लेते हैं ना तो उस टाइम पे बाइक के अंदर मिनरल ऑयल आता है और उसकी क्वालिटी कुछ इतनी अच्छी नहीं होती, तो थोड़ी बहुत रफनेस रहती है और वाइब्रेशंस जो इतनी ज़्यादा थी वो उसका एक रीज़न हो सकता है। बट ड्यूरिंग फर्स्ट सर्विस इसके अंदर जो ऑयल डला था फिर वो था मोटुल का 10W50 विच इज़ फुली सिंथेटिक। और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ ना, जब इसकी सर्विस हुई थी और इसमें सिंथेटिक ऑयल डाला गया था उसका जो वाइब्रेशंस थी ना मतलब वो सिग्निफिकेंट लेवल पे कम हुई थी। मतलब मज़ा आ रहा था बाइक को चलाने में और लग रहा था कि हाँ भाई इंजन ऑयल भी एक मेजर रोल प्ले करता है वाइब्रेशंस को कम करने में। और सर्विस होने के बाद से ना मैं बाइक को 600 किलोमीटर्स और चला चुका हूँ। अभी 600 किलोमीटर्स बाइक चल गई है। और मैं यही एडवाइस करूँगा सभी लोगों को जो बाइक की सर्विस करवाएंगे कि भाई जो मिनरल ऑयल आता है ना उसको अवॉइड करें। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी सर्विस की जहाँ पर बाइक के अंदर फर्स्ट सर्विस में मिनरल ऑयल ही डाला जा रहा था। तो मैं बोलूँगा उसे अवॉइड करें और सिंथेटिक ऑयल पे शिफ्ट करें, मोटुल का 10W50 विच इज़ दी बेस्ट ऑयल फॉर दिस बाइक। और उसके बाद जो वाइब्रेशंस है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। बाकी अगर आप लोग के पास भी कोई इससे बेटर ऑयल हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एक बार उसको भी डाल के देखेंगे और फिर देखते हैं कि वाइब्रेशंस में कितना फ़र्क आता है, कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं या क्या रहता है। तो दोस्तों ये तो कुछ वाइब्रेशंस का था। और दोस्तों बात करें अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की जो फेस करने को मिल रही थी तो वो है जो बाइक के बॉडी पैनल्स है ना वो काफ़ी जल्दी गंदे हो जा रहे थे। एक बार आपको पास से दिखाता हूँ, एक आइडिया लग जाएगा। आप ये देख सकते हो कि ये गंदगी और ये डर्ट इस पे चिपका हुआ है। तो दोस्तों जो मटेरियल है इन पैनल्स का जिससे पैनल्स बने हुए हैं वो कुछ इस तरीके का ये कि ये डर्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बट ऑन दी सेम साइड ये पैनल्स इजीली टूटते नहीं है, तो ये इनकी एक अच्छी बात है। और जो मेरी बाइक है ये मैंने ऑल वाइट रैप करा रखी है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बट जो पीछे वाला पोर्शन है ना ये ऑरेंज था तो इसे मैंने वाइट करा लिया और ये रैप है तो इसलिए बिल्कुल भी ये गंदा नहीं होने वाला, ईजिली क्लीन हो जाएगा। बट जो ये आगे वाला पार्ट है ना ये थोड़ी थोड़े टाइम में गंदा होता रहेगा। तो बस यही है कि मुझे इसे क्लीन करते हुए रखना पड़ेगा। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब आप बाइक परचेज़ करें या फिर अभी भी आपके पास बाइक है तो आप इसमें PPF करवा सकते हैं या रैप करवा सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। और इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, टाइमली आपको क्लीन करना पड़ेगा। और एडवेंचर बाइक है, ठीक है यार थोड़ी बहुत गंदगी चलती है। तो मुझे पर्सनली वाइट कलर का रैप पसंद था क्योंकि मुझे ऑल वाइट थीम चाहिए थी। बाकी आपको जैसा ठीक लगे तो आप करवा सकते हो ईदर रैप और PPF। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी दोस्तों और ये सॉल्यूशन है इसका। और दोस्तों जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था वो था जो अपना ये इंजन गार्ड है या साइड गार्ड है, इसके जो बोल्ट है ना ये बीच में से ही टूट गए थे। और हुआ क्या था इनिशियली तो मुझे कुछ नहीं पता चला बिकॉज मैंने इससे पकड़ के बाइक को काफ़ी बार मूव करा था। तो एट दैट टाइम यहाँ पे ना ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये लूज़ हो गया हो या फिर कहीं से टूटा हो, कहीं से भी दिख रहा हो कुछ इस तरीके से। बट फिर मैंने लगभग 1000 किलोमीटर बाइक को राइड कर लिया था और ये मैंने फिर देखा कि काफ़ी ना वाइब्रेशन की अजीब सी साउंड आ रही है, मतलब ये बज रहा था। तो जब मैंने इस पर ध्यान दिया तो पता लगा कि भाई बोल्ट जो है बीच में से टूट गए हैं। तो जब मैं सर्विस सेंटर गया था इसके लिए तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ये बोल्ट टूट सकते हैं बिकॉज इनमें कुछ दिक्कत आ रही थी। और भी काफ़ी सारी बाइक्स थी जिसमें ऐसा कुछ था। तो उन्होंने मेरे ये बोल्ट्स रिप्लेस करे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन्होंने बोला था कि अब जो इन बोल्ट्स की क्वालिटी है ना वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो एज सच अब कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। और तब से लेके अब तक मैं राउंड अबाउट 600 किलोमीटर बाइक को राइड कर चुका हूँ आफ्टर फर्स्ट सर्विस। जब ये बोल्ट चेंज हुए थे तो अभी तक तो बाइक काफ़ी अच्छी चल रही है और बोल्ट भी बिल्कुल एकदम इंटैक्ट है, ठीक है आप देख सकते हो। नहीं तो अगर ये बीच में से टूटे हुए होते ना तो ये जो गार्ड है ये अलग से ही हिलता हुआ नज़र आता। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी ना दोस्तों विच इज़ रियली नॉट अ प्रॉब्लम, वो था भाई अपना हेडलाइट यूनिट जो कि कंपनी से नेकेड आता है। और दोस्तों यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि कंपनी के कैटलॉग में ना जो आगे की
मतलब ये ग्रिल है जो प्रोटेक्शन है, मतलब एक्रेलिक शील्ड है वो दिखाता है, बट जब हम सर्विस सेंटर जाते हैं ना तो वो वहाँ पे बोलते हैं कि भाई अभी 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे। मतलब उम्मीद तोड़ देते हैं बंदे की कि अगर वो चाह रहा हो ना कि मैं भाई प्रोटेक्शन लगाऊं और थोड़ी लुक्स भी एनहेंस होंगी उससे, तो वो चीज़ नहीं। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई आफ्टर मार्केट आप जाओ, आपको काफ़ी सारी हेडलाइट ग्रिल मिल जाएंगी, जैसे कि मैंने लगा रखी है, आप देख सकते हो। और इस तरीके की आप ग्रिल लगाओ और इसके बाद कोई टेंशन नहीं है भाई, अपना जो हेडलाइट यूनिट है ना वो टोटली प्रोटेक्टेड रहेगा, मतलब ऐसा कोई सीन होने नहीं वाला। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने इनिशियली फेस करी थी, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनका सॉल्यूशन मैंने ढूंढा या फिर मुझे सर्विस सेंटर से ऑफर हुआ। तो अब इन शॉर्ट एक बार आपको फटाफट सारी चीज़ें दोबारा बता देता हूँ। तो दोस्तों फ्रंट की डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं ना कहीं सस्पेंशन की सेटिंग्स में चेंज करना था जो कि मुझे मिल गया था। उसके बाद सीट की मॉडिफिकेशन मैंने करवाई क्योंकि सीट काफ़ी ज़्यादा थिन थी। और बात करें अगर अगले सॉल्यूशन की तो वो है जो बोल्ट रिप्लेसमेंट हुआ था, बिकॉज ये बीच में से टूट गए थे, ये भी मुझे सर्विस सेंटर से मिला। और उसके बाद जो नेक्स्ट एरर था फ्यूल रेंज एरर का, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था जिसके बाद बाइक बहुत बढ़िया चलने लग गई थी। और उसके बाद एक था ये अपना हेडलाइट यूनिट जो टोटली नेकेड आता है, तो उसके लिए हेडलाइट ग्रिल मैंने इंस्टॉल करी थी। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि मेरी बाइक में मुझे फेस करने को मिल रही थी और उसके सॉल्यूशंस मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम ढूंढे और अपनी बाइक में फिर मैंने इंप्लीमेंट करे टू गेट अ बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपके भी कोई भी कमेंट्स हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जहाँ तक मुझसे बेस्ट पॉसिबल होगा मैं आपको आंसर करूँगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे फिर दोबारा एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।